नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक निगाह। आतंकवाद के खिलाफ G20 देशों ने दिखाई एकजुटता, मिलकर समस्या से निपटने पर जोर। आतंकवादी गुटों के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान। पेरिस हमले के मास्टरमाइंड की हुई पहचान, 170 जगहों पर छापेमारी के बाद 23 लोग गिरफ्तार। सीरिया में IS ठिकानों पर फ्रांसीसी हवाई हमले तेज। नेपाल ने भारत पर फिर लगाया नाकेबंदी का आरोप। प्रधानमंत्री ओली ने कहा, भूकंप से भी बड़ा है मौजूदा संकट। भारत ने आंतरिक हालात को बताया जिम्मेदार। पुरस्कार वापसी समस्या का समाधान नहीं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बयान। कहा, घटनाओं पर बहस जरूरी। और तमिलनाडु में बारिश से अब तक 95 से ज्यादा लोगों की मौत। मुख्यमंत्री जयललिता ने किया 800 करोड़ रुपए की राहत राशि का ऐलान। कल भी बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर। G20 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति बनाकर काम करने की अपील की गई है। पहले से तय एजेंडे से अलग हटकर G20 में पहली बार आर्थिक मुद्दों के अलावा किसी अन्य मामले पर चर्चा हुई और प्रस्ताव पारित किया गया। शिखर सम्मेलन के बाद जारी एक संयुक्त बयान में सभी सदस्य देशों ने आतंकवाद की निंदा की। बयान में आतंकवादी गुटों की आर्थिक मदद पर रोक लगाने पर जोर दिया गया। सम्मेलन के पहले दिन भी भारत समेत सभी सदस्य देशों ने आतंकवाद की एक स्वर में निंदा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से लड़ने के लिए दुनिया के देशों की साझा कोशिशों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया को आतंकवाद से सख्ती से निपटना होगा। और इसके अलावा आतंकवाद के अलावा G20 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, व्यापार, IMF कोटा सुधार और सब्सिडी के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना भेदभाव और पारदर्शी वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर जोर दिया। भारत ने अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर ईंधन सब्सिडी घटाने से इनकार भी कर दिया। साथ ही काले धन पर रोक लगाने के लिए बैंकिंग सूचनाएं साझा करने पर जोर दिया है। G20 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन सोमवार को सदस्य देशों के बीच व्यापार, वित्त और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गहरी रस्साकशी रही। अमेरिका ने घरेलू गैस और पेट्रोलियम की खपत कम करने के लिए उस पर दी जाने वाली सब्सिडी को 2025 तक खत्म करने का प्रस्ताव किया। भारत ने अपनी विकास जरूरतों के लिए इसे जरूरी बताया और सब्सिडी में कमी का विरोध किया। G20 adopt a date certain for the elimination of all fossil fuel subsidies. They wanted the adoption of 2025 as the date by which all. भारत ने निजी खातों में बाहर के देशों से आने वाले धन पर लगने वाले टैक्स पर कमी की मांग की। इसे 3% से ज्यादा नहीं रखने पर जोर दिया। अभी ये 7.5% है। पिछले साल करीब $70 अरब की राशि भारत भेजी गई थी। So India has been pushing that these transactions cost be reduced. Used to be about 10%, has come down to now about 7.5% on average. Now that there's a lot of variation around that average of 7.5%. सम्मेलन में साइबर सुरक्षा के मामले में सभी देशों के बीच आम सहमति दिखी। भारत ने विकासशील देशों में विकास के दौरान स्वच्छ ऊर्जा हासिल करने के लिए 2020 तक हर साल $100 अरब की वित्तीय और प्रौद्योगिकी मदद के वादे को तुरंत पूरा करने और आगे भी जारी रखने पर जोर दिया। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन, और इसके अलावा इस पर बातचीत करेंगे मीरा शंकर से, जो पूर्व राजदूत रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं जानना चाहूँगी अखिलेश सुमन के पास। अखिलेश, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि G20 देश व्यापार और आर्थिक मसले से इतर आतंकवाद पर बात करते हुए और साझा प्रस्ताव जारी करते हुए नजर आए। इसका कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है? ना, निश्चित तौर पे फ्रांस में जिस तरह की घटना घटी अमृता, उससे पश्चिमी देश दहले हैं। और ये जो G20 है, मतलब 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन, ये सारे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क आप मान सकते हैं। जिस भी मुल्क का नाम आपकी जेब पर आएगा उसका वह G20 में है। तो आप समझ सकते हैं फ्रांस में जिस तरह की घटना हुई, इसके
पहले लगातार मध्य एशिया के सारे देशों में एक के बाद आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, आईसिस का बढ़ाव हुआ है। तो ऐसे में कोई भी वित्तीय कामकाज, कोई भी व्यापार, कोई भी आर्थिक कामकाज होना काफ़ी असंभव लग रहा था। ऐसे में इन लोगों को लगा कि आतंकवाद पर चर्चा किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और सबसे बड़ी बात जो हुई कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति बराक ओबामा दोनों ने बात की और दोनों ने साथ मिलकर सीरिया के नेतृत्व में कोई समाधान खोजने का प्रस्ताव किया। तो यह कहें कि G20 ने पहली बार आर्थिक मसलों से हटकर एक ऐसे प्रभावी विषय पर विचार किया है जो दुनिया के सभी देशों को प्रभावित करती है। जी, लेकिन जो आर्थिक मसले थे, जैसे भारत के जो संदर्भ में अगर हम देखा जाए तो जो आर्थिक मसले थे उस पर प्रधानमंत्री ने भी गौर फरमाया। कुछ देर पहले उन्होंने अपनी तरफ से ये बताया कि कैसे ट्रांजैक्शन टैक्स कम करने की बात हो या डेटा शेयरिंग की बात हो, बैंकों की सीक्रेसी ख़त्म करके, या फिर काले धन में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में G20 देशों ने सहयोग किया उसमें और बढ़ चढ़कर सहयोग करने की बात हो, वर्ल्ड बैंक कोटा सिस्टम को जारी रखने की बात हो, इन सब मुद्दों पर भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में, कुछ वक्त में कोई जॉइंट प्रस्ताव आगे आएगा? हाँ, देखिए अमृता, अभी 4:30 बजे हैं तुर्की में और 4:30 बजे अभी हम आशा नहीं कर रहे हैं कि अभी तुरंत आधे घंटे में कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी आतंकवाद पे एक संयुक्त प्रस्ताव आया है। लेकिन आतंकवाद के बाद जो आर्थिक प्रस्ताव हैं, आर्थिक प्रस्ताव को अभी आना है। तो हम इंतजार कर रहे हैं, तकरीबन 1 घंटे में मुझे लगता है कि होगा, क्योंकि 9 बजे बराक ओबामा वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसके पहले 8:30 बजे फ्रांस के विदेश मंत्री वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इसी बीच में कोई प्रस्ताव आने वाला है आर्थिक मुद्दों पे। और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ने जिस चिंता को जाहिर किया है, वो चिंता पहली बार वो G20 में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं इन चिंताओं को जाहिर कर रहे हैं, और सारे राजनेताओं से वे अलग अलग भी मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ असर G20 के प्रस्ताव में आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, हमसे बातचीत करने के लिए। मीरा जी, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी। हमारे संवाददाता को आपने सुना, जैसा हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि पहली बार आर्थिक प्रस्ताव से इतर हटकर आतंकवाद से लड़ने के प्रस्ताव पर एक साझा बयान G20 की तरफ से आया है। इसका एक लंबा असर तो रहेगा ही पूरे विश्व पर, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है ओबामा और पुतिन की मुलाकात, ताकि सीरिया संकट का हल निकाला जा सके। और ये जो ओवरऑल संकट है वो शायद इससे कुछ इसका हल निकल सकेगा, आपको लगता है? अब ये है कि अभी तक तो अमेरिका और रूस के बीच में काफ़ी तनाव था सीरिया को लेके और यूक्रेन को लेके। ये जो इनकी वार्ता हुई है ओबामा और पुतिन की, आधे घंटे तक चली, और उसके बाद दोनों ने कहा कि एक राजनीतिक परिवर्तन ज़रूरी है सीरिया में, जो सीरिया के नेतृत्व में ही हो और जो सीरिया के लोग मंजूर करें। और दूसरा ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में ये बातचीत होगी सरकार के बीच में और जो उनके विरोधी गुट हैं, और आईसिस के खिलाफ लड़ने का भी एक संयुक्त प्रस्ताव वहाँ किया है आतंकवाद के खिलाफ। क्योंकि पेरिस में जो घटना हुई है उससे पश्चिमी देशों को लगा है कि ये आईसिस वही सिर्फ पेरिस तक सीमित नहीं रहेगा। हाँ, पेरिस से नहीं, मतलब सिर्फ वेस्ट एशिया में ही नहीं है, हमारे को भी छू सकता है और बुरी तरीके से। तो इसमें जो है, क्योंकि तो दो तरफा समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो सीरिया के नेतृत्व, मतलब सीरिया के में ट्रांजिशन, जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन करके वहाँ का नेतृत्व वहाँ के लोगों के हाथ में सौंपकर उसका मसले का हल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ आतंकवादियों से सख्ती से निपटने की कोशिश की जा रही है। और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में भी बातचीत दोनों गुट, मतलब विरोधी गुटों और सरकार, और दूसरी तरफ से भारत की तरफ से भी एक ये भी प्रस्ताव रखा गया कि क्यों ना जो टेररिस्टों को फंड मुहैया कराने वाले संस्थाएं हैं या लोग हैं उनके ऊपर भी सख्ती की जाए। क्या इस पर भी कुछ, इससे भी कुछ असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पता चलेगा लोगों को कि अगर नहीं करते हम तो पूरे देश में ये एक बहुत ही डेंजर खड़ा हो सकता है सबके लिए। ऐसा नहीं है कि 9/11 के बाद जो अमेरिका में हुआ था आतंकवादी हमला, उसके बाद भी काफ़ी सख्ती हुई है, पर इतनी नहीं जितनी होनी चाहिए।
और हम ही देखते हैं जैसे जिन्होंने मुंबई में हमला किया था उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। तो उससे लोगों को और जो आतंकवादी गुट हैं वो भी उत्साहित होते हैं। ये बेशक ये बहुत ही खौफनाक आतंकवादी हमला था जो पेरिस में हुआ और बहुत ही निंदनीय है, लेकिन क्या इस आर्थिक एजेंडे में G20 के आने के बाद से जो इस आतंकवाद के एजेंडे में G20 देशों के आने के बाद से जो आर्थिक एजेंडा था वो कहीं पीछे छूट गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है, उस पर भी बातचीत होगी और मेरे ख्याल से प्रस्ताव आएंगे। वित्त मंत्री जो हैं और व्यापार मंत्री भी G20 के मिले हैं, तो उस पे भी कुछ ना कुछ प्रस्ताव निकलेगा। और क्लाइमेट चेंज जो है, क्योंकि पेरिस में होने वाली जो कॉन्फ्रेंस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस मामले में, और उस पे भी काफ़ी जोर दिया जाएगा, तो उन पे भी प्रस्ताव निकलेंगे। जी, मोदी जी ने कहा है कि जो है कार्बन क्रेडिट से अब ग्रीन क्रेडिट पर जाने की ज़रूरत है, और जो दूसरे बहुत सारे जैसे बैंकों की सीक्रेसी ख़त्म करके डेटा शेयरिंग बढ़ाए जाने की बात है, या जो ट्रांजैक्शन टैक्स घटाए जाने की मांग है भारत की तरफ से। हमने और भी कई सारे इश्यूज़ के बारे में जिक्र किया, जैसे G20 देशों ने पिछले दिनों जिस तरह से भारत का सहयोग किया और काला धन वापस लाने में भारत की मदद की, कुछ और आपको लगता है कि सहमति बन सकती है जिससे कि हम आर्थिक रूप से कह सकें कि एक बड़ा फैसला हुआ इस G20 के फोरम में? मतलब ये कि जो सहयोग है देशों के बीच में काले धन के मामले में या टैक्स इवेजन के मामले में बढ़ रहा है, और ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब एक दूसरे के बीच भी बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक ज़्यादा कुछ उसका असर देखने को नहीं मिला। अगर काले धन की बात करें तो भारत में बमुश्किल 3700 कुछ करोड़ रुपए ही काले धन के रूप में वापस आ सके हैं। तो क्या भारत को की ये जो अपेक्षा है कि बैंकों की सीक्रेसी ख़त्म की जाए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से हैं, या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बैंकों की सीक्रेसी है उसको ख़त्म किया जाए, तो और उम्मीद कर सकते हैं हम कि डेटा शेयरिंग होगी तो हमारे देश में जो ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा इशू रहा है वो कुछ सॉल्व होगा? हाँ, पर काफ़ी कुछ तो हमारे इंटरनल भी है, उस पे भी जोर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि काला धन केवल बाहर है, काफ़ी कुछ तो इंटरनली जनरेट होता है। और एक ब्लैक इकोनॉमी जो कहते हैं ना हिंदुस्तान में काफ़ी बड़ी है, तो उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जॉइंट स्टेटमेंट आता है और जॉइंट स्टेटमेंट में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन इन फैसलों का आखिरी निर्णय कैसे होता है? क्योंकि G20 में कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो इन फैसलों को, इन स्टेटमेंट्स को लागू कराने की कोई संस्था नहीं है जो इसको व्यवहार में ले आ सके। जी, ऐसा है, कई सारे और भी गुट हैं, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो वो आतंकवाद के जो पैसे आतंकवाद के लिए जाते हैं या ड्रग स्मगलिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, वो उसके ऊपर निगाह रखता है, और कई ठोस निर्णय भी लिए गए हैं वहाँ। ऐसे ही अलग अलग जो G20 में तय होता है वो अलग अलग देश अपने देश में फिर पूरा करते हैं, कुछ हद तक, और कुछ हद तक नहीं भी करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी संस्था की ज़रूरत है जो एक होलिस्टिक वे में सारे G20 देशों को एकजुट करके और उनके ऊपर ये सारी जो जॉइंट स्टेटमेंट आते हैं, जो फैसले होते हैं, उसको लागू करवा सके? अभी तक तो देशों ने ये महसूस नहीं किया कि सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, क्योंकि एकदम से एक दूसरा कोई सेक्रेटेरिएट खड़ा करना भी तो फिर इन फैसलों का क्या मतलब, क्या ये फैसले स्वेच्छा से लागू करने के ऊपर छोड़ दिया जाए तो कितने लागू हो सकेंगे? नहीं, काफ़ी होते हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी होते भी हैं और कई जगह होते भी नहीं हैं। जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक का बदलाव जो हम चाह रहे हैं कि विकासशील देशों को ज़्यादा जोर दिया जाए इन ऑर्गेनाइजेशंस में, वो उस हद तक आगे नहीं बढ़ा है जितना हम चाहते हैं। तो ये है कि मेरे ख्याल से जो विकसित देश हैं वो जिन विषयों पे दबाव या जोर देते हैं, उन पे मामला ज़्यादा आगे बढ़ता है,
और विकासशील देश जो हैं। एक लाइन में अगर हम हाँ कहें जी। कि इस ओवरऑल G20 मीट का निचोड़ क्या रहा, तो आप क्या कहेंगे? ये जो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होके उसका सामना करना, ये मेरे सबसे ख्याल से महत्वपूर्ण बात सबसे रही। महत्वपूर्ण है। और दूसरा कि अमेरिका और रूस का एक आवाज़ में बात करना सीरिया के ऊपर, और ये भी युद्ध विराम की भी बात हुई है कि युद्ध विराम होगा जो विरोधी गुट हैं और सरकार के बीच में, आईसिस को छोड़ के, और आईसिस के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की भी बात हुई है। तो ये मेरे ख्याल से सीरिया के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही कभी कभी आर्थिक मसलों से इतर, कभी कभी आर्थिक मसलों से इतर आतंकवाद पर भी अगर इस तरह का कोई जॉइंट सहमति बनती है देशों के बीच में, तो शायद ये भी हमारी आर्थिक प्रगति के लिए, दुनिया की आर्थिक प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि शांति की ज़रूरत है और शांति होगी तभी विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मीरा कुमार जी और अखिलेश सुमन। तो ये थी आज की पहली खबर। तो इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। क्यों बढ़ रहा है वैश्विक आतंकवाद? कौन है इसके मददगार? क्यों नहीं लग पा रही है रोक आतंक के आकाओं पर? देखिए देश देशांतर, वैश्विक आतंकवाद विफल राष्ट्र, आज रात 8:30 बजे राज्यसभा टेलीविजन पर। पेरिस हमले के मास्टरमाइंड की पहचान हो गई है। इस हमले में बेल्जियम के अब्दुल हामिद अब्बाउद का हाथ बताया जा रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में 23 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं फ्रांस के प्रधानमंत्री ने देश पर फिर से आतंकवादी हमले की आशंका जताई है। आईएस आतंकियों की तलाश के लिए फ्रांसीसी पुलिस ने सोमवार को करीब 168 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान गिरफ्तारियां भी की गयी। फ्रांस की पुलिस ने बेल्जियम के एक संदिग्ध आतंकी सलाह अब्दे सलाम की तस्वीर जारी की है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेरिस कत्लेआम के बाद फ्रांस और यूरोपीय देशों में नए हमलों को अंजाम दिए जाने की साजिश रची जा रही है। Le terrorisme peut frapper, a frappé, même si nous avons évité de nombreux attentats, peut frapper et peut frapper de nouveau. Ces jours-ci? Ces jours-ci, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, je ne dis pas cela pour... इधर पेरिस में आतंकी हमले के बाद फ्रांस ने सीरिया में आईएस के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों ने सीरिया के रक्का में आईएस ठिकानों पर बमबारी तेज कर दी है। ताज़ा अभियान में 10 लड़ाकू विमानों ने करीब 20 ठिकानों पर बमबारी की है। हमले में आईएस का एक कमांड सेंटर, एक गोला बारूद डिपो और लड़ाकों के शिविर को निशाना बनाया गया है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसो ओलांद देश में आपातकाल की समय सीमा को 12 दिनों से बढ़ाकर 3 महीने करने के पक्ष में हैं, ताकि आतंकी घटना से निपटा जा सके। शुक्रवार को पेरिस में रेस्टोरेंट, कॉन्सर्ट हॉल और स्टेडियम के पास हुए हमलों में 129 लोग मारे गए, जिनकी याद में फ्रांस में 3 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल ने एक बार फिर से भारत पर अघोषित नाकेबंदी का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री केपीएस ओली ने राष्ट्र के नाम पहले संबोधन में कहा कि जरूरी सामानों की किल्लत दूर करने के लिए भारत से सामानों की आवाजाही जरूरी है। ओली ने पंचशील के सिद्धांतों का हवाला भी दिया। वहीं भारत का कहना है कि नेपाल के आंतरिक हालात इस संकट के लिए जिम्मेदार हैं। अघोषित नाकाबन्दी तत्काल अन्त्य गरी अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति सुचारू गर्न र नेपाल सरकार र समग्र नेपाली जनताका तर्फबाट जोरदार आग्रह गर्दछु। नेपाल के नए प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद ओली ने राष्ट्र के नाम पहले संबोधन में देश के मौजूदा संकट को भूकंप से ज्यादा बड़ा संकट करार दिया। उन्होंने कहा कि संविधान का मसौदा तैयार करना आंतरिक मामला है और वो इस मामले से खुद निपटना जानते हैं। ओली ने कहा कि नेपाल पड़ोसी देशों के साथ बराबरी का संबंध चाहता है और इस मामले में सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र और पंचशील के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने भारत से ईंधन, दवाओं और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की है। लाखौं पीडितहरू जाडो मौसम र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने कठिनाईबाट त्रस्त छन्। नवजात शिशु, सुत्केरी आमा र वृद्धहरूको जीवनमा आउन सक्ने जोखिमका बारेमा सरकार संवेदनशील छ। हालांकि भारत लगातार नाकेबंदी के आरोपों को खारिज करता रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक ट्रक ड्राइवर सुरक्षा को देखते हुए खुद वहां जाने से डर रहे हैं, जिससे सामान की आपूर्ति में बाधा आ रही है। नेपाल मामलों के जानकारों का कहना है कि नेपाल के मौजूदा संकट के लिए आंतरिक वजहें जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है कि पहले तो ये अजम्पशन ही प्रॉब्लमेटिक है कि भारत ने इस तरह का कोई एम्बार्गो नेपाल पर लगाया है। उसमें अड़चने हैं बहुत सारी जो कि ऑपरेशनल हैं, ग्राउंड पर हैं, क्योंकि सारे ये जितने भी हमारे व्यापार के ट्रक जाते हैं वो बिहार के साथ होते हुए मध्य से होकर जाते हैं। यहाँ की जनता बहुत नाराज़ है इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको लेकर। जानकारों का मानना है कि संकट का समाधान नेपाल को खुद ही निकालना होगा। नेपाल के अंदर क्या होता है उसका असर भारत पर पड़ता है और भारत की एक सोच बनती है जो एक दोस्त की तरह नेपाल को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर हाँ, अधिकार नेपाल का है कि वो अपने अंदरूनी मामलों में किस तरह से बातें सुलझाना चाहता है, जो लोग नाराज़ हैं उनको किस तरह से मनाना चाहता है और क्या संशोधन वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और कब करेंगे, ये उनकी बात है। नेपाल में बीते करीब 3 महीनों से मधेसी आंदोलन जारी है, जिसकी वजह से भारत से लगी रक्सौल बीरगंज सीमा पर यातायात बाधित है। इस सीमा से ही 70% कारोबार होता है। नेपाल के मधेसी लोग देश में लागू हुए नए संविधान का विरोध कर रहे हैं और इस आंदोलन के चलते वहां जरूरी सामान की किल्लत हो गई है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। असहिष्णुता पर छिड़ी बहस के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मानना है कि असहमति की अभिव्यक्ति बहस के जरिए होनी चाहिए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भावनाओं में बहकर चर्चा करने से तर्क नष्ट हो जाता है। राष्ट्रपति ने किसी भी मसले पर बहस में संतुलन बरते जाने की हिमायत की है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति ने पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए 6 पत्रकारों को सम्मानित किया। इस मौके पर पुरस्कार की महत्ता का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार किसी भी पेशे में कड़ी मेहनत, योग्यता और मेरिट के एवज में मिलते हैं। अवार्ड पाने वालों को इसका सम्मान करना चाहिए। Such awards should be cherished and valued by those who receive them. Sensitive minds sometimes get disturbed by some incidents in society, but expression of concern over such events should be balanced. Emotions should not overrun reason. दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने आरोप लगाया है कि असहनशीलता पर बहस छेड़ने वालों को इस काम के लिए पैसे दिए गए। विपक्ष ने उनकी समझ पर सवाल उठाया है और उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने तक की मांग कर डाली है। वहीं साहित्यकारों ने वीके सिंह के आरोप को साबित करने की चुनौती दी है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि असहनशीलता पर बहस उन लोगों ने छेड़ी है जिन्हें इस काम के लिए पैसे दिए गए और ये राजनीति से प्रेरित कल्पनाशील लोगों के दिमाग की उपज है। विपक्ष ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उनके इस्तीफे की मांग की है। क्या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त 200 लोगों ने प्राइम मिनिस्टर कैमरून को लिख के दिया, उनको पैसा दिया गया, या इतने इतने बड़े कलाकार और साहित्यकार और लेखक और कवि जिन्होंने यहाँ आवाज़ उठाई उनको पैसा दिया? ये एक मूर्खतापूर्ण बयान है। उन्होंने सरकार के दिए हुए पुरस्कारों को वापस किया है। उनकी बात पर सरकार को चेतना चाहिए। बनस्पत के इस तरह के जो लोग हैं जिन्हें नए मूल्य हैं और रोज ये कोई ना कोई बुरी बात बोलता है आदमी। वीके सिंह साहब अगर इस तरह के बयानात देते हैं तो मैं समझता हूँ उनको नासमझ है असहिष्णुता की, और वो इन चीजों को लेकर भी असहिष्णु है। मुझको लगता है कि ऐसे लोगों का मंत्रिमंडल में बने रहना देश के लिए, संविधान के लिए एक खतरनाक संकेत है। साहित्यकारों ने भी वीके सिंह के आरोप को निराधार बताया और इसे साबित करने की चुनौती दी।
400 से अधिक कलाकार, 500 से अधिक वैज्ञानिक, ये सब पैसा देकर ये बयान दे रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं। इस तरह के निराधार झूठे बयान देना एक विदेश राज्य मंत्री को शोभा नहीं देता। एक दूसरा, मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो सिद्ध करें। बीजेपी वीके सिंह के बयान पर टिप्पणी से बच रही है, लेकिन असहनशीलता के मुद्दे पर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। देखिए, मैं सबसे पहले तो वीके सिंह जी ने क्या कहा है वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन कांग्रेस को कोई मॉरल राइट नहीं है इस तरह की चीजों पर टिप्पणी करने का। साहित्यकार, फिल्मकार और कुछ उनके जो अपने लोग हैं जो अलग अलग कहीं न कहीं विभागों में काम करते हैं, उनके माध्यम से वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब अपने बयानों से वीके सिंह विवादों में घिरे हों। इससे पहले मीडिया और दलित बच्चों की हत्या के मामले में दिए बयान के बाद वीके सिंह विपक्ष की तीखी आलोचना झेल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में महागठबंधन की शानदार जीत के बाद उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के गठजोड़ की चर्चा जोरों पर है। खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन बीएसपी इसे फिलहाल तवज्जो नहीं दे रही। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा है कि गठबंधन पर आखिरी फैसला मुलायम सिंह यादव ही करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को संत कबीर नगर पहुंचे तो राज्य में महागठबंधन की चर्चाओं को हवा दे दी। उन्होंने कहा कि राज्य में भी महागठबंधन संभव है, लेकिन वो विस्तार से कुछ भी बोलने से बचे। बिहार के बाद क्या उत्तर प्रदेश में महागठबंधन लागू होगी? मैं जो सवाल आपने पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का मानना है कि मौजूदा हालात में धर्मनिरपेक्ष ताकतों का एकजुट होना जरूरी है। बिहार एक मॉडल हमारे सामने है, लेकिन उसके लिए विशेष रूप से जो संबंधित दल हैं उनको अपना अहंकार को छोड़ना होगा। उनका अहंकार छोड़ के और एक सही मन से चुनाव मैदान में उतरना होगा। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का मानना है कि बिहार के फॉर्मूले ने राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दी है। जो बिहार है उससे जाहिर हो गया कि एकता, जो एक विचारधारा के लोग हैं उनकी जो फूट है, उसके नतीजे में यहाँ यूपीए एनडीए की सरकार बनी है। उधर बीएसपी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी का गठबंधन है। बिहार के अंदर भी हमने चुनाव में देखा कि मुलायम सिंह जी ने कहा कि वहाँ बीजेपी की हवा चल रही है। वहाँ पर उन्होंने पूरी कोशिश की कि बीजेपी वहाँ जीते, तो उनका मैं समझता हूँ कि उनको गठबंधन जो चल रहा उनका बीजेपी के साथ, उसके लिए उनको काम करना चाहिए। हालांकि बीजेपी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ आने को दूर की कौड़ी मानती है। मैं तो नहीं समझता कि यूपी में ऐसा कुछ हो पाएगा। यूपी के दोनों दल गए थे चुनाव लड़ने बिहार में, और क्या गत उनकी बनी आपके सामने है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री महफूज किदवई भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन का सुझाव दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबर तमिलनाडु से है। मौसम की मार झेल रहे तमिलनाडु के लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राज्य में 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तमिलनाडु में हफ्ते भर से जारी बारिश से अब तक 95 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने राहत कार्यों के लिए 500 से 800 करोड़ रुपए तुरंत जारी करने का ऐलान किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।